अभी हम आए हुए हैं राजगिर के गृधकुट पर्वत पे। ये हमारे पीछे इधर गृधकुट पर्वत हैं, लेकिन अभी आपको पेड़ पौधे की वजह से वो नज़र नहीं आ रहा होगा। और राजगिर के इतने पहाड़ पर्वतों जंगलों में घूमने पे मुझे एहसास हुआ कि वहाँ जो शांति थी अन्य जगहों पे वो तो थी ही, लेकिन यहाँ एक अलग तरह का शांति महसूस होता है। यहाँ पे रत्नागिरी पहाड़ है इधर, उसके बाद इधर गृधकुट पर्वत है, और वो सामने देख रहे हैं वो प्रतिभानकूट है। तो प्रतिभानकूट और रत्नागिरी दोनों के बीच से एक झरना आती है जो यहाँ से क्रॉस करती है और नीचे की ओर जाती है। इसी के बगल में एक जगह है तीन मुहाने टाइप का, वहाँ से जितने भी पर्यटक आते हैं वो लगभग 99% या उससे ज़्यादा रत्नागिरी की ओर मुड़ जाते हैं, गृधकुट की तरफ नहीं आते हैं। उनका देखने का नज़रिया अलग है और कुछ लोगों का देखने का नज़रिया अलग है। यहाँ अधिकतर विदेशी लोग ही आते हैं। बहुत रमणीय जगह, बहुत शांत जगह। और अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे इस झरने में एक चट्टान है जिसमें महात्मा बुद्ध गृधकुट पे रहते थे, तो वहाँ स्नान करते थे और उस पे अपना संघाटी सुखाते थे, यानी अपना वस्त्र सुखाते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रत्नागिरी पर्वत देख रहे हैं सामने, और ये गृधकुट पर्वत है। इस पे पहले विहार हुआ करता था, और वेनसांग ने लिखे हैं कि गृधकुट विहार से उत्तर पूर्व चलने पे एक चट्टान है जहाँ पे भगवान बुद्ध अपनी संघाटी सुखाए थे। तो यहाँ से चलते हैं 40 कदम चलेंगे। उसके बाद नीचे जो झरना है, पहाड़ी झरना, उसी में वो चट्टान है, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अब हम उतर चुके हैं पहाड़ी झरना में। ये नीचे पहाड़ी झरना है, यहीं पे थोड़ी दूर पे उसी झरना में एक बड़ा सा चट्टान है। ये है पूरा पहाड़ी झरना, इसके बीच में ये चट्टान है, और इतनी बड़ी चट्टान यहाँ से लेके आधा किलोमीटर पीछे तक, जहाँ एक प्रपात है वहाँ तक ऐसा चट्टान नहीं है। और ये गृधकुट विहार से ये उत्तर और पूर्व में है, और ये पूरे बीचों बीच इस पहाड़ी झरने में तथागत बुद्ध से जुड़ी बहुत सारी बौद्ध विरासतें या तो मिटा दी गई या समय के थपेड़े ने उसे धूल धूसरित कर दिया, तो ये देख रहे हैं। लेकिन ये राजगिर बुद्ध की धरती पर अभी भी बहुत सारी बौद्ध स्थल या तथागत बुद्ध से जुड़ी विरासत है, जो हमारी आंखों के सामने रहते हुए भी हम उसे पहचान नहीं पाते हैं।
उन्हीं जगहों में से एक ये चट्टान है जिस पर तथागत बुद्ध जब गिरिधकूट पर्वत पर निवास करते थे तो इस बड़ी चट्टान पर अपनी कसाय वस्त्र या कहिए कि संघाटी सुखाते थे। इस पे ये एक प्रकार का वस्त्र है संघाटी जिसे बौद्ध लोग पहनते हैं। इसका मतलब है कि तथागत यहाँ स्नान करते होंगे इस झरने में और यहीं पे वो अपने कपड़े वस्त्र बदलते होंगे और इस पे सुखाते होंगे। उसमें ह्वेनसांग ने लिखा है कि उसके बगल में एक और चट्टान थी जिस पे भगवान बुद्ध के तथागत बुद्ध के पैरों के निशान थे, लेकिन अंगुलियों के निशान लगभग अस्पष्ट रूप से नजर आती थी। तो उसे भी आज हम लोगों ने उसे ढूंढ निकाला है कि वो पैरों के निशान कहाँ हैं। अब हम जा रहे हैं इस झरने के नीचे जहाँ पे भगवान बुद्ध स्नान करते थे। आइए हमारे पीछे और देखिए कि कितनी अच्छी जगह है जिस पे भगवान बुद्ध स्नान करते थे। वो गिरिधकूट से आते थे और ये 50 डेग नीचे वहाँ से गिरिधकूट से 50 डेग है, यहाँ उतरते हुए डर भी नहीं है, सांपों का डर और किसी अन्य जीव जंतुओं का। ह्वेनसांग की पुस्तक सीयू की से हिंदी अनुवादित 2 पुस्तकें। पहला का नाम है चीनी बौद्ध यात्रियों के यात्रा विवरण। इसमें लिखा है कि गिरिधकूट बिहार के उत्तर पूर्व में एक झरना है। झरने में एक सपाट चट्टान थी जिस पर तथागत ने अपनी संघाटी सुखाई थी। दूसरी पुस्तक है ह्वेनसांग की भारत यात्रा। इसमें लिखे हैं कि गिरिधकूट बिहार से उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ी झरने के मध्य में एक बड़ा और चौड़ा पत्थर है। यहाँ पर तथागत ने अपना कसाय वस्त्र सुखाया था। दोनों बुक में लिखावट में कुछ अंतर था, तो मैंने सीयू की बुक से पेज को हिंदी में किया तो उसमें लिखा था कि गिरिधकूट बिहार के उत्तर पूर्व एक चट्टानी धारा के बीच में एक बड़ा और सपाट पत्थर है। यहाँ तक तथागत ने अपने कसाय वस्त्र सुखाए थे। तो हर तरह से, हर जगह से, हर एंगल से यही चट्टान चिन्हित होता है जिस पे तथागत बुद्ध ने अपने स्नान के बाद अपना वस्त्र सुखाए थे। आइए प्रेम जी, आप भी आइए भगवान बुद्ध के इस स्थान पे। आप भी इस पे बहुत मेहनत किए हैं आज। बहुत बहुत आभार। बैठिए। धन्यवाद। देखिए प्रेम जी, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 7वीं सदी में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ये बातें अपनी पुस्तक सीयू की में लिखी थी, लेकिन आज 1400 सालों से फिर कोई नहीं खोज पाया। बिल्कुल। पर लगता है कि मेरे द्वारा अथक प्रयास से इसे फिर से खोज लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और कहें कि सौभाग्य रहा हमारा आपका कि आज हमने इस पर जब हम इसको साफ कर रहे थे इस शिला को पाषाण को, तो उस पर हमें जिस तरह से चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वर्णन किया है कि उनका पदचिन्ह था और अंगुलियों के निशान था, जो हम आगे देखेंगे, उसका सेम मार्क यानी पदचिन्ह अभी भी इस शिला पर है, इस बड़े से पाषाण शिला पर है। और उन्होंने एक चीज का और वर्णन किया प्रोफेसर साहब, जब हम पढ़ते हैं कि संघाटी का जो उनका तंतु था, जिनका अंश था, उनके लालिमा जैसा कुछ चमकता था। तो उसी पे बिल्कुल निशान छूटा हुआ था। अब शिला पर देखिएगा तो ये प्राकृतिक रूप से लालिमा जो होता है इनका, जो खास करके कोर्टाइज जो प्रकार के पत्थर होते हैं, उन पर वो
लाल रंग का निशान रह जाता है। तो ये एक बड़ा संयोग है। हुएन लिखे थे अपनी पुस्तक में कि जो एक पत्थर था बड़ा सा सपाट, उस पे वो अपनी संघाटी सुखाए, जिसपे उनके संघाटी का यानी उनके वस्त्र के तंतुओं का निशान था, चिन्ह था। उसे भी आज खोज लिया गया। और जो बगल में दूसरा पत्थर था, ये वाला वो तो वो हुआ संघाटी सुखाने वाला। और ये पत्थर, इसमें वो लिखे हैं कि उनके पैरों के पद चिन्ह के निशान थे, जो आज भी मैंने उसे साफ किया तो देखा तो, लेकिन हमको लगा कि इतना इस तरह से नहीं, हमको लग रहा था कि एकदम स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन आपने बताया कि नहीं यही है, तो हमें लगा कि सही है। और हमको आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। अरे बिल्कुल, हमारे बाद तो आप ही हैं जो करिएगा। नहीं, जैसे तो हमने पूर्व में सर के साथ हमने बहुत इनसे सीखा है। इतना तो मेरी योग्यता नहीं कि इनके साथ काम कर सकूं। सप्सौंडिक पभार, कालशिला, शीतवन, पुराना प्राचीन शमशान, कलंदक निवाप, वेणुवन, धातु निधान, अजातशत्रु स्तूपा, एवं अनेक प्रकार की जो छोटी छोटी, जिनका वर्णन आचार्य बुद्ध घोष ने अपने अट्टकथा टीकाओं में किया है, चीनी यात्री ने किया है। यहाँ पे देखिए प्रोफेसर, तो राजगीर अनजान नहीं था। 150 सालों 200 सालों सब खोज हुआ। कई लोग काम किए, अंग्रेजी पुरातत्वविद, इतिहासकार, भारतीय पुरातत्वविद, उन्होंने उस एंगल से देखा। लेकिन आप राजगीर को होकर, एक मगधी होकर, ये बात क्षेत्र से परे है, अपने हेरिटेज के प्रति जो आपने समर्पण दिखा है वो एक अद्भुत कल्पनीय है। और ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे इन्होंने, हम बगल में देखेंगे कुछ देर अगला एपिसोड में, तो यहाँ पे और स्तूपा है जिसे आपने मिलवाया है। खैर वो एक तरह से रहस्य है, उस रहस्य से हम लोग पर्दा उठाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत महत्वपूर्ण राजगीर के इतिहास में, मगध के इतिहास में, भारत के इतिहास में या बौद्ध धर्म के इतिहास में, क्योंकि ये जीवंत रूप है, ये लिविंग बुद्धिज्म जो हम लोग कहते हैं ना। बिल्कुल आप देखिए हमारे आसपास का वातावरण, ये प्रपात है। अगर अभी भी तेज बारिश हो तो छोटी छोटी पानी अति यहाँ पे जल प्रवाहित होते हैं। इसके ऊपर चट्टान है, उनके पदचिन्ह है, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं। आप देखिए वही जंगल, वही शांत रमणीय स्थल, कहीं कोई मानवीय गतिविधि नहीं। तो प्रोफेसर साहब, इन स्थलों पर आकर आपको कैसे लगता है? और मैंने आपको देखा है ना कि आप जब भी इन सब के बारे में खोज करते हैं, हम चर्चा करते हैं, तो कौन सी वो आपके पीछे उद्देश्य है, चेतना है कि आप पहुंच ही जाते हैं। अब आपके माध्यम से हम भी देख लेते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई भेज देते हैं सब जगह पर कि चलो उधर ये देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, वरना मेरी क्या बिसात ये सब चीज़ों को खोजने। बिल्कुल। और जानते हैं, इसे मैंने ग्रीष्म ऋतु में 2023 में ही खोजा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक खोजा था, उसके बाद कालशिला, सर्पसौंडिक, आपको क्या बोलता है ये, धातु निधान, फिर 8वें भाग पे जो तथागत बुद्ध का स्तूप बना था अजातशत्रु के द्वारा, वो तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डाला और बहुत सारी चीज़ें आपको बता के रखा हूँ, जैसे कालशिला और इसी गिली, चौर प्रपात और बहुत सारी चीज़ें कि पता नहीं आदमी का क्या कब क्या हो जाए, तो इन्हें बता के रखते हैं। हमारे बाद ये हैं कि ये निकालेंगे। और अभी तक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ठीक है मैंने तो खोज लिया, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ हो वो तो मैं लिखूं। बिल्कुल, ये नहीं कि जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिए, नहीं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी घटना है। 1400 साल के बाद आज फिर वही तंतु जैसा निशान उस पे और पद चिन्ह वही, जिसमें आपका भी बड़ा योगदान है। हमें तो लगता है कि कुछ छोटा जैसा, लेकिन आपने अपना पैर खोलकर सेट कर दिया कहाँ में। और उसमें लिखा हुआ था कि पद चिन्ह था, लेकिन उनके उंगलियों के निशान अस्पष्ट थे, माने घिस चुके थे लगभग, और उसी प्रकार आज भी है। बिल्कुल। तो हम इस तरह से हमने एक अपनी खोज के दौरान एक मील का पत्थर जो तथागत बुद्ध से बिल्कुल उनके जीवंत रूप से संबंधित है, शायद ह्वेनसांग के बाद किसी ने इसको नहीं देखा। जानते हैं, बिल्कुल लोगों को लगता है कि कोई विदेशी आएगा
वो खोजेगा। हाँ ये हाँ, अपने लोग पे हो सकता है विश्वास ना हो, अपने लोग पे लगेगा ये कैसे खोज लेंगे, ये कोई विदेशियों का काम है, वही खोजेगा तो हम मानेंगे। और आपको बता देता हूँ कि जो मैंने पढ़ा कि घृतकुट से उत्तर पूर्व ऐसा ऐसा चट्टान था, तो मैंने यहाँ से नीचे उतरा और इस जंगल में ये जो झरना है, वो गर्मी का दिन था, सूखा हुआ था, आधा किलोमीटर तक गया, जहाँ पे एक प्रपात है, उसके बारे में भी चलेंगे। और उसमें मुझे तनिक भी डर नहीं लगा। हम एक लोकल आदमी के साथ आए थे, वो ऊपर ऊपर चल रहे थे रास्ते पे और हम नीचे नीचे चल रहे थे, और ऐसा चट्टान नहीं मिला। तो अब हम लोग चलते हैं और सबसे पहले तंतुओं के निशान और पदचिन्ह के निशान देखते हैं और दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये वीडियो समाप्त होगा तो इसका मूल स्थान हमने बता ही दिया है। और देखिए कैसे तथागत बुद्ध आते होंगे। ये लिविंग है, इसीलिए लिविंग बुद्ध और जीवित बौद्ध धर्म। अपना कपड़ा संघाटियों स्नान करने के बाद सुखाते होंगे, इस पे बैठ के जो झरना का पूरा है, जो चट्टान है बना हुआ है, सब तो अभी गिर गया है यहाँ से, इस पे बैठ कर स्नान करते होंगे, जहाँ आज हम लोग बैठे हुए इसे ट्रैक कर लिए, इसे खोज लिए। हमको तो बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब इसको ना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आप भले उन सब चीजों को पहुंचने के लिए ना आपका बुद्धि से परे, जो कहते हैं ना चैतन्य अवस्था, हाँ, उससे जाना कल्पनाशील होगा। एक व्यक्ति, हम बहुत कल्पनाशील बिल्कुल व्यक्ति जैसे पहले ही से रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रोफेसर साहब एक भूगोलविद हैं, अच्छे खासे भूगोल की जानकारी रखते हैं। तो ये जो भूगोलविद है, इतिहास है, कल्पनाशील है, एक चीज़ों को जानने का डेडिकेशन है, हृदय, तो ये चीज़ें हमें खींच के ले आती है। खैर ये सब तो होता रहेगा। हम लोग अब चलते हैं, पदचिन्ह देखते हैं, तंतु का निशान देखते हैं, और आगे देखते हैं प्रपात की ओर से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ह्वेनसांग यहाँ आए थे, तो ह्वेनसांग ने यहाँ देखा कि इस चट्टान पे जिस पे वो वस्त्र सुखाए थे तथागत बुद्ध, उसमें उसके तंतुओं के निशान और उस कलर का अभी तक उसमें विद्यमान है। तो ऐसा होता है कि ये प्राकृतिक है, पत्थरों में ऐसा कलर आ जाता है, तो ये प्राकृतिक भी है और प्रतीकात्मक उसको बना दिए, तो यही निशान है। और अब आपको उनके पद चिन्ह, जो उस चट्टान में लिखा हुआ था कि एक बगल में और चट्टान है, तो उसमें तथागत बुद्ध के पद चिन्ह के निशान हैं, तो प्रतीकात्मक रूप से वहाँ भी आपको एक छोटा सा पद चिन्ह उसमें मिलेगा। आइए दिखाते हैं। ये देखिए, ह्वेनसांग ने, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा कि जिस पत्थर पे वो तथागत बुद्ध अपने संघाटी यानी अपने वस्त्र सुखाए थे, उसके बगल में एक और चट्टान है बड़ी सी, उस पे भगवान बुद्ध के पद चिन्ह हैं, लेकिन उनके उंगलियों के निशान, उस पद चिन्ह में उनके उंगलियों के निशान अस्पष्ट है। इस पद चिन्ह का जिक्र चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किए थे, और सही में अभी जो हम लोग को मिला है, आपने भी खोजा कि ये जो उंगलियों के निशान है इसमें स्पष्ट नहीं है। ये तो देखने में लग रहा है स्पष्ट नहीं है उंगलियों के निशान, लेकिन उनके पद का निशान है। ये प्रतीकात्मक है, ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध यहाँ बैठ गए तो उनका पद चिन्ह इसमें छप गया। और 1400 साल पहले चीनी यात्री देखे थे ह्वेनसांग, और आज भी उसी तरह है। अब हम लोग जहाँ भगवान अपनी संघाटी सुखाए थे वहाँ से निकले हैं और चल रहे हैं एक बड़े प्रपात की ओर, जो बौद्ध काल में बहुत बड़ा प्रपात था, जल प्रपात।
के निकट जो चट्टान है जहाँ से हम चले तो यहाँ लगभग आधा किलोमीटर दूर यहीं पे एक प्रपात है, और ये प्रपात इतना अच्छा ढंग से बनाता है कि आप देखेंगे कि इधर देखिए रत्नागिरी और इधर देखिए वो प्रतिभान कूट, इसे मैंने ही खोजा प्रतिभान कूट। हालांकि इस पे सम्राट अशोक ने एक भगवान बुद्ध का ईंटों का स्तूप बनाया था, लेकिन ये नहीं जानता है कि प्रतिभान कूट इसे ही कहते हैं। संयुक्त निकाय के पपात सूत्र में वर्णन है कि तथागत बुद्ध गृतकूट पर्वत से प्रतिभान कूट पर दिन में वो विश्राम के लिए जाते थे। गृतकूट पर्वत से वो गृतकूट है और इधर प्रतिभान कूट है, ये दोनों के रास्ते में ये प्रपात पड़ता है। तो जो वो विश्राम के लिए जाते थे तो उनके शिष्य उनसे पूछते थे, जब ये प्रपात मिलता था, हम भीतर चल के दिखाएंगे, अभी चूंकि बरसात का मौसम है और ऊपर से पेड़ों का बहुत आच्छादन हो गया है तो पता नहीं लग रहा है। तो ये देखकर भगवान बुद्ध से उनके शिष्य पूछते थे, भंते यह एक बड़ा भयानक प्रपात है, भंते इस भयंकर प्रपात से भी बढ़कर कोई दूसरा बड़ा भयंकर प्रपात है? इतना बड़ा था क्योंकि इस पे रत्नागिरी का पूरा पानी, प्रतिभान कूट का पूरा पानी और इधर गृतकूट का पूरा पानी, यहीं से इधर क्या है कि ये तीनों का लोकेशन है यहाँ पे, और यहीं से वो प्रपात बना है, माने गड्ढा बना है, नाला जैसा गया है, यहीं से शुरू होता है। तो मैंने प्रतिभान कूट या पटिभान कूट खोज निकाला। ये गृतकूट और वो जो आपको बताए कि पहाड़ की चोटी है, और यहाँ पे जो प्रतिभान कूट है राजगीर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है, सबसे टॉप है, इससे ऊंचा और कोई भी जगह नहीं है। इसकी ऊंचाई 1253 फीट लगभग है, और गृतकूट से प्रतिभान कूट जाने के रास्ते में यही भयंकर प्रपात उस समय होगा। ये प्रपात यहीं से शुरू होता है और यहाँ कोई दूसरा प्रपात दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए उनके शिष्य ने जो प्रपात के बारे में वर्णन किए, पूछे थे, वो यही प्रपात यहीं से शुरू होता है। यहीं से गड्ढा शुरू हुआ और बड़ा सा नाला सा चला गया। चलिए आपको दिखाते हैं। रहने का स्थान कितना साफ सुथरा, ये देखिए यहाँ तक तो मिट्टी ही मिट्टी भरा हुआ है, ऊंचा स्थान है, तीन तरफ से पहाड़ है और यहीं से नाला निकला है। और ये 60 फीट का, कम से कम 50-60 फीट का चौड़ाई में ये प्रपात है। इसमें नीचे आ सकते हैं। इसमें जाने का रास्ता इधर से, नीचे से दिखाइए, यहाँ से भी आ सकते हैं। ये देखिए लगभग 50 फीट, 45-50 फीट का है चौड़ा। यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू हो गया वो नाला या झरना, जो भी कहिए। नाला तो पहले के ज़माना में नहीं, आज के ज़माने में नाला बोला जाता है। और ये देखिए
उस समय का ये चट्टान, इस पे से जब बारिश होती होगी तो जो पानी यहीं पे शुरुआत होता होगा, जब नीचे गिरता होगा तो एक बहुत बड़ा झरना जैसा विकराल रूप लेता होगा। आप नीचे आकर फिर इसको दिखा सकते हैं। 40 फीट 50 फीट लगभग, कितना सुंदर तरीके से चट्टानों को बनाकर से बनाया गया। हो सकता है ऊपर आज के लोगों ने भी इस पे चट्टान ऊपर से रखे होंगे कुछ, लेकिन ये पुराने समय का है और ये कम से कम 2600 साल पहले की ये बात है। उस समय से अभी तक चला। अभी भी यहाँ जब कस के बारिश होती है तो ये प्रपात जिंदा हो जाता है और यहाँ का नज़ारा देखने लायक रहता है। बहुत सारा ये तीनों पहाड़ का पानी, ये जो पहाड़ का ढलान है उसका पानी सारा यहीं से निकलता है